हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज़ कूलम्स लॉ। ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो अब यहाँ से और स्ट्रांगली अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line during the two charges. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, बट एक्चुअली वो जो हमारा है ये स्टेटमेंट में पूरा आ जाता है। तो अब स्टेटमेंट में ये तो हमने पढ़ा, अब हुआ क्या है ना, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो कूलम्स ने एक चीज़ बोली, वो ये बोली कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों? क्योंकि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस। ठीक है, ये कूलम्स ने बोला, हमने इसको कंबाइन किया तो हमें मिला F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 9th क्लास तक आपने एक चीज़ पढ़ी है कि कभी भी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K लगाते हैं। तो देखते हैं आगे हमने क्या किया है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाया है और उसकी जगह लगाया है K। अब इसमें K की वैल्यू क्या होती है? तो जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं, अब ये नया टर्म आ गया एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं। सो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो और इसकी होल की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 9 × 10⁹। K की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट K की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अभी हम परमिटिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली वो होता क्या है। तो फाइनली हमें फोर्स मिल गया है, कौन सा फोर्स? कूलम्स फोर्स, राइट। तो कौन सा फोर्स है हमारा? कूलम्स लॉ वाला फोर्स है, और वो कितना है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इफ़ Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर हमारा दोनों चार्जेस 1 कूलम है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 1 मीटर है, तो हमारा फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे हमारे पास यूनिट कुछ और थी, यहाँ पे यूनिट कुछ और है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स की होती है न्यूटन, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट क्या लिखी है? न्यूटन की। वो ऊपर जो लिखा था वो फोर्स नहीं था, वो K की वैल्यू थी, ठीक है। तो K मतलब हमारा क्या है? फोर्स कांस्टेंट, वो उसकी यूनिट है, कितनी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट अब डिफाइन कैसे करेंगे? सो 1 कूलम इट इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स एन आइडेंटिकल चार्ज विद a फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन when placed in vacuum at a distance of 1 मीटर from it। मतलब अभी ऊपर हमने जो ये डिराइव किया था ना कि F हमारा इतना आया है ना, तो दैट इज 1 कूलम से ही आया है। मतलब केसेस हैं कि भाई इतना फोर्स जब लगेगा, राइट, और डिस्टेंस हमारा 1 मीटर होगा चार्जेस के बीच में, तो जो हमारे पास चार्ज होगा वो कितना होगा? 1 कूलम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। और उसे हम एक और सिंपल वे में बोलते हैं स्टैट कूलम। स्टैट कूलम लिखने का तरीका कैसा होगा? स्टैट और कैपिटल C, तो स्टैट कूलम। 1 कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि 1 कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज EMU एंड इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है, इसलिए अलग अलग तरीके से हम उसकी यूनिट को यूज़ करते हैं। एंड अगेन 1 कूलम जो होता है इट इज़ 1/10 ऑफ EMU ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। सो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10⁻12। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद करना है। दूसरी चीज़, यूनिट क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की? इट इज़ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक, इसकी भी हम लोग जो डेरिवेशन है कि ये यूनिट कैसे आई वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है भाई, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी हम बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें पता है फोर्स जो होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस फोर्स को दिमाग में फिट करना, ये कौन सा फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने एप्सिलॉन नॉट को कहाँ किया, लेफ्ट हैंड साइड ले आए और F को हम कहाँ ले आए, राइट हैंड साइड में ले आए। ठीक, तो हमारा कुछ एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से बन गया। अब हमें यूनिट निकालनी है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज परमिटिविटी की। तो देखिए क्या हो गया, Q1 Q2 हमारे चार्जेस हैं, इसलिए यूनिट क्या हो गई, कूलम। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, न्यूटन। आर हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंजमेंट अगर हमने किया तो हमें मिल गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमने कैसे डिराइव की है। इसी तरीके से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, Coulomb's law in vector form. Yes. Consider two positive charges Q1 and Q2 placed in vacuum at distance r from each other. ठीक है भाई, अगर हमने दोनों पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, दो चार्जेस पास पास में रखे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए वही हो रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में प्लस Q1 है प्लस Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक, R12 जो है ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर है एंड ये हमारा R21 जो है ये डिस्टेंस वेक्टर है, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, तो F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो हम लिखेंगे कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो R12 डायरेक्शन में लगेगा। एंड R12 को हम बोल सकते हैं, अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये है हमारा क्लास 11 का टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड होता है। तो इस तरीके से मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया। तो अगर R12 का कैप है तो इसका मतलब हो गया R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक, सो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अगर हम F12 की बात करें, सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्टेंस वेक्टर कौन सा आ रहा है, R21। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, R21, तो दैट इज अवर डिस्टेंस। नेक्स्ट अगेन R21 हमारा यूनिट वेक्टर है, उसको हम नॉर्मल लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो कूलम्बियन फोर्स, नाम अच्छा आ गया है ना, कूलम्बियन फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें पता है कि दोनों डिस्टेंसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, सो R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 और यू कैन से R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। सिमिलरली इसी की वजह से क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये क्या हो गया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, सॉरी फॉर दिस, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा इस पे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था हम लोग का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। आपको एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि वो डिस्टेंस कैसे हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको वो कन्फ्यूजन हो। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा फोर्स सेकंड पे लग रहा है, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। फर्स्ट की वजह से फोर्स लग रहा है सेकंड पे, तो ये हमारा डायरेक्शन, ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर लग रहा है। ठीक है, अगर अपोजिट दूसरा देखते हो कि इस पे फोर्स लगेगा जब Q1 पे लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, Q2 की वजह से, मतलब Q2 क्या दे रहा है, Q1 पे फोर्स दे रहा है, तो ये रहा हमारा फोर्स, राइट। सो डिस्टेंस वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा इस केस में, R21, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। ठीक है, होप यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्लियर और हुआ होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, यस, परमिटिविटी, एप्सिलॉन, यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, है ना, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो परमिटिविटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। मतलब एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है जो दो चार्जेस को अगर हम उसके अंदर रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक जो फोर्स डेवलप होगा उसकी प्रॉपर्टी बताएगा। मतलब एक तरीके से क्या है, अलग अलग मीडियम में अगर हम वो चार्जेस को रखेंगे तो अलग अलग टाइप के फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं अगली, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर इज अबाउट 80 टाइम्स ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर।
इन सब का मतलब अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये परमिटिविटी हो क्या रहा है ना। सो पहले हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, according to Coulomb's law, the force between 2-point charges Q1 and Q2 placed in vacuum at distance r from each other is given by F vacuum is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा काम है भाई। हम कूलम्ब्स लॉ निकाल रहे हैं, उससे फोर्स निकाल रहे हैं। दो चार्जेस है तो दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन r है, उसको मैंने वैक्यूम में रख दिया तो उसकी वजह से कितना फोर्स आया, वो ये आया। ठीक है भाई, फोर्स ऑन मतलब फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम। अब मैंने क्या किया, when same two charges are placed same distance apart in any medium other than vacuum, सेम चार्जेस हैं, दोनों का बीच में सेम डिस्टेंस है, उसको वैक्यूम से उठा के मैंने किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया। वो दूसरा मीडियम पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कहीं भी हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, कहीं पे भी पुटअप करने के बाद में अब हमने फिर से क्या कैलकुलेट किया, उसके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हमने मीडियम चेंज कर दिया, हमने फिर से फोर्स निकाला, तो क्या आया, एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ मैंने लिखा है एप्सिलॉन, वहाँ मैंने लिखा था एप्सिलॉन नॉट, तो ये डिफरेंस होता है कि हमने किस मीडियम में रखा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन हमारी क्या है, परमिटिविटी, मतलब उस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होगी, है ना, जिसकी वजह से फोर्स कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम को डिवाइड कर दिया। मीडियम इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि 1/4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा मैथमेटिकल रूल के हिसाब से। ठीक है, सो फाइनली एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम हमें मिला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये रेशो मिला। दिस रेशो इज समथिंग, कुछ नया आ गया है ना। अब देखते हो नया क्या आया। द रेशो अभी जो हमने निकाला of the permittivity epsilon of the medium to the permittivity epsilon naught, ये किस चीज़ का रेशो है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन का मतलब क्या है, permittivity of the medium to the permittivity of free space is called relative permittivity। ये कहलाती है relative permittivity, उसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से, और उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा नॉट कटप्पा, इट्स कप्पा। ठीक है, सो ER और कप्पा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। सो दिस इज व्हाट द रिलेटिव परमिटिविटी इज। ठीक है, अब अगर हम एक डेफिनेशन और देखें इसकी, तो एक और पॉसिबल डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाया, ध्यान से सुनना। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस राइट प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम to the force between the same two charges placed at same distance right apart in any given medium। मैंने बताया था वैक्यूम को पानी में डाल दो, वैक्यूम में था पहले चार्जेस राइट, वैक्यूम को पानी में नहीं डालना है, वैक्यूम में हमारे जो चार्जेस थे उसको हमने पानी में डाल दिया, फिर हमने फोर्स कैलकुलेट किया, तो दोनों फोर्स का जो रेशियो आएगा दैट इज योर रिलेटिव परमिटिविटी। यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगेन याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते कई बार। तो Kappa for vacuum is 1, Kappa for air is 1.00054, Kappa for water is 80, and Kappa क्या होता है, relative permittivity। ठीक, आगे बढ़ते हैं, comparison between electrostatic and gravitational forces। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो दो तरीके से कंपेयर करते हैं भाई, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या क्या है, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है भाई, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू G/m अपॉन r स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में पढ़ा था ये। सो F इज इक्वल टू G/m अपॉन r स्क्वायर, तो इसमें भी अपॉन r स्क्वायर आ रहा है और कूलम्ब्स लॉ में भी अपॉन में r स्क्वायर आता है। तो बोथ जो है लॉज हमारे जो दोनों फोर्सेज हैं बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, बोथ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स में G/m1 m2 आता है और हमारा जो कूलम्ब्स फोर्स है उसमें हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या फिर प्रोडक्ट ऑफ मासेस दोनों में होता है। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, बोथ फोर्सेज कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए सिमिलैरिटीज। डिससिमिलैरिटीज की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है
नॉट GF, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फाइन। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना होता है हम लोगों का, अट्रैक्टिव, ठीक है भाई। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, उसे हम मीडियम पे डिपेंड नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। कोई अगर ऊपर से गिर रहा है और नीचे अगर मान लो समंदर है तो ऐसा तो है नहीं कि वापस ऊपर चला जाएगा, नहीं है, गिरना तो है ही उसे, ठीक है। और सेम फोर्स से सेम एक्सेलरेशन से गिरेगा वो, तो वो हमारा जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सीधी सी बात है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, मैंने हाथ लगा दिया, रुक गई, इतना वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसे मैं अपने हाथ से रोक सकता हूँ, ठीक है ना। बट कुछ चीज़ों के लिए, है ना, अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा सा कोई पत्थर या एरोप्लेन गिर रहा है तो आप नहीं रोक पाओगे, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत वीक फोर्सेज होते हैं, हालांकि इजीली आप ब्रेक कर सकते हो किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से नहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कुछ और डिफरेंसेस के साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस, यस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं देखते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। चार्जेस हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं या फिर जीरो। मासेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं भाई, किसी भी चीज़ में मास जो कंटेंट होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, मतलब इंटीग्रल नंबर में मिलते हैं, तो Q इक्वल टू एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट इस्टेब्लिश्ड, मतलब अभी तक नहीं डिराइव किया गया है। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, चार्ज जो है वो हम लोग के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास जो है वो स्पीड के साथ इंक्रीज होता है, स्पीड बढ़ाओगे तो मास भी इंक्रीज होगा। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड एंड मास इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, मासेस के बीच में अट्रैक्टिव ही होता है सिर्फ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है और दोनों की फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड्स वो सेम है, राइट, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज नेवर कैंसिल आउट। अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेसेस सम मास, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ मास उसमें होता है, लेकिन जिस बॉडी में मास होता है ज़रूरी नहीं है कि उसमें चार्जेस हो ही, ठीक है। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए डिफरेंसेस के, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।